स्वागत है राजनीति विज्ञान विभाग के एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का। मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। सर्वप्रथम हम ये जान लें कि एमए उत्तरार्ध में कौन कौन से मुख्य प्रश्न पत्र पढ़ाए जाते हैं। एमए प्रीवियस के अंतर्गत 4 प्रश्न पत्र पढ़ाए जाते हैं और एमए फाइनल के अंतर्गत 5 प्रश्न पत्र पढ़ाए जाते हैं। अर्थात जो एमए है उसके अंतर्गत 9 प्रश्न पत्र पढ़ाए जाते हैं। तो हम 4 प्रश्न पत्र चूँकि एमए प्रीवियस के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, 5 प्रश्न पत्रों को इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हम जो इसका प्रथम प्रश्न पत्र है एमए फाइनल का, उसको 5 ही नंबर देते हैं, 5th नंबर देते हैं। जिसका जो 5वां प्रश्न पत्र है वो है आधुनिक एवं समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, मॉडर्न एवं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट। 6 जो पेपर है भारतीय सरकार एवं राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये जो दोनों पेपर हैं वो कंपलसरी पेपर हैं। अर्थात ये है कि सभी विद्यार्थी जो एमए फाइनल कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, उनको पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद ये 2 पेपर जो हैं वो ऑप्शनल पेपर हैं। एमए फाइनल के अंदर कई सारे ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप के अंतर्गत से और विद्यार्थी चाहें तो वो कोई भी अपनी रुचि के अनुसार एक ग्रुप चुन सकते हैं। लेकिन महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में ये दोनों पेपर ही ऑप्शनल पेपर के रूप में पढ़ाए जाते हैं। तो इस विद्यालय के अंतर्गत पढ़ने वाली छात्राओं के लिए ये दोनों पेपर लेना अनिवार्य है, जिसमें 7th है लोक अंतर्राष्ट्रीय कानून, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, 8th है सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक राजनीति, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी। उसके बाद एक और कंपलसरी पेपर है 9th पेपर मानवाधिकार एवं कर्तव्य, सिद्धांत और व्यवहार, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा जो रेगुलर छात्रा हैं जिनके 55% से ऊपर नंबर आए हैं, वो इस पेपर के बजाय इस पेपर को ना लेकर केस स्टडी ले सकती है, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक को लेकर, उस केस को लेकर आपको स्टडी करनी है और पेपर लिखना है, जिसको विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में जमा करवाना है। आज मैं आपके साथ जो 9th प्रश्न पत्र है आपका मानवाधिकार एवं कर्तव्य, उस राइट्स एवं ड्यूटीज़, उसके ऊपर चर्चा करूंगी आपके साथ मैं। अधिकार, मानवाधिकार का है क्या है? मानवाधिकार की सबसे अच्छी परिभाषा हेरल्ड लास्की ने दी है। अधिकार मानवीय जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि जो मानव आज जिस उन्नत रूप में हमें दिखाई दे रहा है, उस उन्नत रूप में दिखाई देने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि उसने अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। एक व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं वो दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। एक व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों को करता है तो दूसरे व्यक्ति को अपने अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। कि जिस तरीके से एक माता पिता एक बच्चे को जन्म देने एवं उसके पालन पोषण, उसकी शिक्षा के अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, तो एक बच्चे को अपना अधिकार प्राप्त होता है और वह एक उन्नत मनुष्य के रूप में समाज में रहता है। प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा और मकान बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज जो आधुनिक समाज है, मानव समाज है, उसमें रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए या अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए मानव अधिकारों को शामिल किया गया है। मानव अधिकार क्या है? मानव को मानव होने के लिए आवश्यक अधिकारों से है। अर्थात यदि मानव अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं मानव अधिकारों को, तो वो मानव नहीं कहलाता है। मानव अधिकार प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, अर्थात जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसको मानव अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। मानव को बाद में जब वो बड़ा होता है, या प्रत्येक राज्य के अपने मूल अधिकार भी होते हैं, तो राज्य के द्वारा जो दिए जाते हैं, राज्य के द्वारा संरक्षित जो होते हैं, वो मानव अधिकार, वो मूल अधिकार होते हैं। लेकिन मानव अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म से, प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उसकी रक्षा, उसको संरक्षित मानव के द्वारा, समाज के द्वारा और राज्य के द्वारा किया जाता है।
ये अधिकार प्रत्येक मानव को मानव परिवार का सदस्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। यदि एक मनुष्य ने मानव के रूप में जन्म ले लिया तो उसको ये अधिकार अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं। मानव गरिमा और मानव अधिकारों में बहुत घनिष्ठ संबंध है, अर्थात ये अधिकार ही एक मानव को मानव के रूप में या मानव गरिमा को दिलाते हैं। मानव अधिकार समाज में एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें कि मनुष्य स्वतंत्र होकर निर्भीक रूप से अपना जीवन जी सके, अपने अनुसार अपना जीवन जी सके, आजीविका अपनी प्राप्त कर सके। और मानव अधिकार जो है संसार के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से प्राप्त होते हैं, वो स्त्री हो या पुरुष। उसका स्वरूप जो है मानव अधिकारों का जो स्वरूप है, जिन मानव अधिकारों की कौन कौन से मानव अधिकार हैं उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो मानव अधिकारों का जो स्वरूप होता है वो धर्म, जाति, लिंग, राष्ट्रीयता सभी से परे होता है। यानी कि ये जो मानव अधिकार होते हैं विश्व के सभी मानवों को, सभी मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। कोई सीमा इनके अंतर्गत नहीं होती, यानी किसी भी पूरे विश्व के अंदर किसी भी कोने में कोई मनुष्य रह रहा है उस सभी मनुष्यों को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। मानव, ऐसा कहते हैं कि मानव अधिकारों की जो अवधारणा है बहुत पुरानी है, अर्थात जैसे ही मानव का जन्म हुआ इस पृथ्वी के ऊपर मानव अधिकारों का भी उसी तरीके से जन्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब कभी मानव अधिकारों का हनन हुआ तो उसके मानव अधिकारों के संरक्षण का जोर या शोर ज़्यादा हुआ। तो अर्थात ये है कि हम मानव अधिकारों का जो नाम है या मानव अधिकारों के विषय का जो शोर है वो आज सुनते हैं, लेकिन मानव अधिकारों की जो चर्चा है वो संस्कृति के विकास के साथ है। यानी कि मानव का जन्म हुआ, मानवीय संस्कृति का जन्म हुआ, तभी से हमारे मानव अधिकारों के ऊपर चर्चा प्रारंभ हो गई। अब सबसे पहले हम मानव अधिकारों की विशेषता क्या है। मानव अधिकारों की विशेषता है सार्वभौमिकता। पहली जो विशेषता है वो है सार्वभौमिकता। अधिकार, ये जो अधिकार हैं सभी व्यक्तियों को सभी समय और सभी परिस्थितियों में प्राप्त होते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति चाहे गांव में रह रहा हो या शहर में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो या अमेरिका में रह रहा हो, ये अधिकार हर एक पल हर एक इंसान को प्राप्त होते हैं। व्यक्तित्वता, दूसरा जो इसकी विशेषता है व्यक्तित्वता, अर्थात यह है कि मनुष्य एक नैतिक और भौतिक प्राणी है, उसे अपने कार्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति को व्यक्ति बनाने के लिए इन अधिकारों की आवश्यकता होती है कि यदि व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं रह पाएंगे तो वो नैतिक नहीं रह पाएगा, अर्थात वो अपराध करने लगेगा। चूँकि वो भौतिक प्राणी है और भौतिक प्राणी को जो भौतिक आवश्यकताएं, भौतिक चीज़ें, भौतिक वस्तुएं हैं उनकी आवश्यकता होती है। यदि जिसमें हम रोटी, कपड़ा, मकान तो बहुत सूक्ष्म मान लेते हैं, उसके बाद शिक्षा मान लेते हैं। यदि ये चीज़ें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा ये अगर किसी मनुष्य को प्राप्त नहीं होती है तो वो नैतिक नहीं रह पाता है। उसी तरीके से उसके लिए जरूरी है स्वतंत्रता, कि जो वो इच्छा रखता है ऐसा नहीं है कि निश्चल हो जाए, लेकिन वो जिस तरीके की अपने जीवन को यापन करने की, अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए जिन कार्यों को वो करना चाहता है उन कार्यों की उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यदि उसको स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो भी वो एक नैतिक प्राणी नहीं रह पाता है। तो मानव अधिकार जो है एक व्यक्ति को व्यक्ति बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद जो तीसरा जो इसकी विशेषता आती है वो सर्वोच्चता, यानी मानव अधिकारों का राज्य द्वारा जनहित के लिए अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। इनको संवैधानिक और कानूनी आधार पर संरक्षण प्राप्त होता है कि यानी कि ये राज्य से परे हैं, राज्य से ऊपर हैं। किसी भी जनहित के कारण, जनहित के लिए या समाज कल्याण के लिए ऐसा कहकर, क्योंकि ये जो अधिकार है ही समाज कल्याण के लिए। यदि इन्हीं अधिकारों का हनन कर लिया जाएगा तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी राज्य का हित नहीं हो सकता। तो इन अधिकारों को राज्य के द्वारा भी हनन नहीं किया जा सकता। और ये भी कहा जा सकता है कि राज्य का जन्म ही इन अधिकारों के संरक्षण के लिए हुआ है। फोर्थ है व्यवहारिकता। मानव अधिकार सभी व्यक्तियों को इतना अवसर और सुविधाएं प्रदान करते हैं जिसमें वह अपना जीवन यापन सुचारू रूप से जी सके। यानी कि वो मानव अधिकार ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य को मनुष्य होने के लिए आवश्यक है।
तो वो अवसर और वो सुविधाएं हैं वो जिससे कि वो अपना जीवन यापन जी सके, यानी कि जन्म लेके मृत्यु तक उसको जिन चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता होती है, उन चीज़ों के लिए जिन्हें हम रोटी कपड़ा मकान जैसे शब्द बोल देते हैं, तो ये चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं वो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। फिफ्थ जो है क्रियान्वयन योग्य, कि मानव अधिकारों को राष्ट्रीय एवं स्थानीय मानव अधिकार संरक्षण एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन किया जाना संभव होता है। तो मानव अधिकार हमारे वो अधिकार होते हैं जो कि किसी भी राष्ट्र के द्वारा, किसी भी राज्य के द्वारा, किसी भी समाज के द्वारा उनको लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इन अधिकारों यदि किसी व्यक्ति को ये मानव अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो इससे किसी राज्य का हित होता है, राष्ट्र का अहित होता है या समाज का अहित होता है। ये अधिकार यदि प्राप्त होते हैं, ये मानव अधिकार यदि किसी मनुष्य को प्राप्त होते हैं तो उसका स्वयं का हित होता है, और मनुष्य का ही वृत्त रूप तो राज्य है। तो ये यदि इन अधिकारों को प्राप्त होने से किसी व्यक्ति का, किसी मानव का हित होता है तो राज्य का, समाज का हित होता है। तो ये अधिकार बहुत आवश्यकता है। अब अधिकार ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से अधिकार हम मान सकते हैं कि ये जो मानव अधिकार है प्रमुख रूप से 4 भागों में हम बांट सकते हैं। प्रथम है जीने का अधिकार, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को जीने का अधिकार है। इस अधिकार के अभाव में मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यानी एक मनुष्य को जन्म लेने का अधिकार, जन्म लेने के बाद उसको जीने का अधिकार है। यदि उसको जीने नहीं दिया जाएगा तो वो मानव नहीं कहलाएगा। यदि हम जीते ही किसी मनुष्य की जैसे हम देखते हैं भ्रूण हत्या के रूप में कि किसी मनुष्य को अपने कोख में ही मार दिया जाता है तो वो मनुष्य बन ही नहीं पाता, या पैदा होते ही उसको मार दिया जाता है तो भी वो मनुष्य नहीं बन पाता, या जब कभी भी उसका कोई मर्डर कर दी जाती है, कोई हत्या कर दी जाती है, या वो खुद सुसाइड कर लेता है तो उसका ये जीने का अधिकार जो समाप्त हो जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य तभी है जब वो जिंदा रहेगा। तो पहला जो अधिकार है उसको जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरा जो मानव अधिकार है जो एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है वो है अभिव्यक्ति का अधिकार। प्रत्येक मानव को बोलने, अपने विचार रखने तथा अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसके अभाव में मानव नहीं रह पाता, वो जानवर के जैसा बन जाता है। यानी कि एक मनुष्य को जो चीज़ें चाहिए, उसके मन में जो विचार आते हैं, जो वो निर्णय करता है, वो सब उसको अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। यदि वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, अपनी चीज़ें बता नहीं पाता है तो वो मनुष्य नहीं रह पाता है, वो एक जानवर के सदृश समान हो जाता है। कि हम जब भी देखते हैं घर में जानवर पालते हैं तो वो क्या बोल पाते हैं, हम उनकी भाषा नहीं समझते हैं। वैसे तो हम वो अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनकी बात जब वो अभिव्यक्त करते हैं तो हम उनकी बातों को समझ लेते हैं और उनको जो चीज़ें होती हैं वो दे देते हैं। तो उसी तरीके से कि मनुष्य को अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने निर्णयों को अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसके अभाव में एक मनुष्य नहीं रह पाता है। तीसरा जो उसका अधिकार है वो है आजीविका का अधिकार। प्रत्येक मानव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा अपने विकास के लिए आजीविका की आवश्यकता होती है, अर्थात वह अपने भरण पोषण की व्यवस्था करे, पर अपने भरण पोषण की व्यवस्था करे वो, अर्थात ये है कि कोई मनुष्य को रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है और उस रोटी कपड़ा मकान को प्राप्त करने के लिए उसको धन की आवश्यकता होती है, और धन जब उसको प्राप्त होता है जब उसको काम प्राप्त होता है। तो अर्थात कोई भी मनुष्य क्या आजीविका प्राप्त करेगा, किस तरीके से वो अपना भरण पोषण करेगा या किस तरीके से वो धन कमाएगा। तो प्रत्येक मनुष्य को धन कमाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए ताकि वह अपने लिए रोटी कपड़ा मकान या और जो उसको ज़रूरत है उनको वो प्राप्त कर सके। फोर्थ जो अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता। यहाँ धर्म से मेरा आशय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। वैसे भी धर्म का मतलब जो होता है वो होता है धारण करने से, अर्थात जिस भी विचार को, जिस भी परंपराओं को, जिन भी आदर्शों को हम धारण कर लेते हैं वो ही हमारा धर्म बन जाता है। तो एक मनुष्य को
जिस भी वो विचार को चाहे, जिस भी आजीविका को चाहे, जिस भी वो पढ़ाई करना चाहे, उसको धारण करने का उसको अधिकार होना चाहिए। एक मनुष्य को जब ये चारों अधिकार उसको मिल जाते हैं तो एक मानव कहलाता है, मानव कहलाता है। तो ये आज हमने आपको अभी अधिकारों के बारे में कि हमारे अधिकार क्या हैं, अधिकारों की हमारी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करा है। निश्चित ही आगे इसके अंतर्गत जो भी और आएगा मैं आपके सामने चर्चा करने का प्रयास करूँगी।